गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे प्रत्यास्थता की। किसकी बात चल रही थी? प्रत्यास्थता की बात चल रही थी। और प्रत्यास्थता की बात चल रही थी तो मैंने कहा था किसी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, और बाह्य बल हटा लेने पर यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, और ऐसी वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। फिर अगर हमने प्रतिबल की बात देख ली थी, प्रतिबल वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। आज हम बात करेंगे तीन प्रकार की प्रतिबल बात कर ली थी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल, अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल। आज हम बात करेंगे विकृति। तो टॉपिक डाल रहे हैं विकृति। स्ट्रेन, विकृति। इधर सुनना, आपको केवल समझना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। विकृति क्या होती है? इधर देखना, विकृति क्या होती है? जब हम बाह्य बल लगाएंगे तो वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा, यानी विकृति उत्पन्न होगी। बाह्य बल लगाएंगे तो वस्तु के, मैंने कहा, आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, यानी कि क्या उत्पन्न होती है? विकृति उत्पन्न होती है। तो उस विकृति की बात करनी है हमको। तो विकृति क्या होगी? जैसे लंबाई हमने उसकी परिवर्तित कर दी, तो बल लगाया, लंबाई परिवर्तित हो गई, ठीक है ना? तो लंबाई में विकृति आ गई। मान लो आयतन में विकृति उत्पन्न हो गई, तो आयतन में विकृति आ गई। तो विकृति होता क्या है? इधर सुनना, विकृति होता है विमा में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। इधर देखना कैसे। विमा में परिवर्तन मतलब लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा, बटे प्रारंभिक विमा मतलब लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। यदि लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो विमा कुछ भी हो सकती है, लंबाई हो सकता है, आयतन हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, कुछ भी हो सकती है विमा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा है। विमा में परिवर्तन का मतलब है लंबाई है तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। परिभाषा क्या बनेगी? एकांक प्रारंभिक विमा के लिए इसको एक कर दो, इसको एक कर दो, नीचे वाली चीज को क्या कर दो? एक। एकांक प्रारंभिक विमा के लिए विमा में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। एकांक प्रारंभिक विमा के लिए, नीचे वाली चीज को एक कर देते हैं, एकांक प्रारंभिक विमा के लिए विमा में होने वाला परिवर्तन विकृति कहलाता है, ठीक है ना? अब इसका मात्रक क्या होगा? इधर देखना भाई, लंबाई में परिवर्तन, मान लो लंबाई है तो ये लंबाई में परिवर्तन है और ये प्रारंभिक लंबाई है, तो लंबाई भी मीटर में होगी और ये भी मीटर में होगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है भाई। ऊपर भी विमा है, नीचे भी विमा है, सेम राशि है, ऊपर नीचे तो कट जाएगी, तो इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन। और जब मात्रकहीन है तो ये विमाहीन होगी, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ना तो इसका मात्रक होगा ना इसकी विमा होगी। मात्रक नहीं है तो विमा तो होगी नहीं, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अब बात करेंगे विमाओं के प्रकार, विकृति के प्रमुख प्रकार। विकृति तीन प्रकार की होती है, तीन इसके प्रकार है। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है अविलंब विकृति या आयतन विकृति, और तीसरा है अपरूपण या स्पर्शीय विकृति। मैंने कल आपसे कहा था तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं, मैंने कल कहा था तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं। एक तो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल लंबाई के अनुदिश लगता है, तो उसके संगत विकृति आएगी अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है ना? फिर मैंने कहा था अविलंब प्रतिबल होता है, अविलंबवत लगता है बल,
तो अभिलंबवत जब लगेगा तो विकृति किसमें आएगी, आयतन में। अरे आयतन ही तो कम होगा, ऐसे पूरे में लगेगा तो आयतन कम होगा, तो उसके संगत जो विकृति आएगी वो आयतन विकृति आएगी। और यदि स्पर्श रेखीय दिशा में बल लग रहा है, जो अपरूपण प्रतिबल था उसके कारण जो विकृति आएगी वो स्पर्शीय विकृति आएगी। तो 3 प्रकार के प्रतिबल थे, उनके कारण 3 प्रकार की विकृति आती है। तो पहली विकृति है अनुदैर्घ्य विकृति। तो अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी, इधर देखना, अनुदैर्घ्य विकृति क्या होगी है, इधर देखना। वस्तु अभिलंब, वो हमने कहा था अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण होती है विकृति। अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण जो विकृति आती है वो अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। तो अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई में होगी, क्योंकि अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहाँ लगता है, लंबाई के अनुदिश। अनुदैर्घ्य प्रतिबल लंबाई के अनुदिश लगता है, इसलिए अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई के अनुदिश आएगी, ठीक है ना। तो अब इधर सुनना, अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है, चालू कर रहा हूं मैं। अनुदैर्घ्य विकृति अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, और अनुदैर्घ्य प्रतिबल लंबाई में लगता है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन, ये लंबाई में परिवर्तन आ गया, डेल एल, लंबाई में परिवर्तन। अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, ये प्रारंभिक लंबाई है, के अनुपात को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। मैंने कहा था विकृति होती है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, ठीक है ना। तो विमा में परिवर्तन तो ये आ गया, लंबाई में परिवर्तन, और प्रारंभिक लंबाई ये आ गई। लेकिन कौन सा प्रतिबल है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। अनुदैर्घ्य विकृति के बाद आएगा आयतन विकृति। तो ये कौन से प्रतिबल के कारण आएगी, अभिलंब प्रतिबल के कारण। तो अभिलंबवत प्रतिबल ऐसे लगता है लंबवत दिशा में। तो अभिलंब प्रतिबल के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन, ये तो आयतन में परिवर्तन हो गया, बटे प्रारंभिक आयतन। अरे मैंने यही तो कहा था, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो अभिलंब प्रतिबल के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन व प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयतन विकृति कहा जाता है, ठीक है। अब है अपरूपण या स्पर्शीय विकृति। स्पर्शीय विकृति, इधर सुनना, ये कौन से प्रतिबल के कारण आएगी, स्पर्शीय प्रतिबल के कारण आएगी। किसके कारण आएगी, स्पर्शीय प्रतिबल के कारण आएगी। और स्पर्शीय प्रतिबल कहाँ लगता है, स्पर्श रेखीय दिशा में लगता है। कहाँ लगता है, स्पर्श रेखीय दिशा में लगता है वस्तु के। तो मैंने कहा था कि स्पर्श रेखीय दिशा में जो बल लगता है वो होता है कौन सा, अपरूपण प्रतिबल होता है, स्पर्शीय प्रतिबल होता है। तो हमको क्या करना है, इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के आधार को स्थिर रखकर, ये वस्तु है मान लो, इसके आधार को, नीचे वाला आधार है, इसको स्थिर रखना है। वस्तु के आधार को स्थिर रखकर यदि उस पर प्रतिबल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है, तो स्पर्श रेखीय दिशा में लगाएंगे तो वस्तु में विकृति उत्पन्न होगी। यानी कि पहले वस्तु ऐसी है तो थोड़ा घूम जाएगी, यूं इधर की तरफ घूम जाएगी थोड़ा सा। जितने कोण से घूमेगी वो कोण क्या कहलाएगा, स्पर्शीय विकृति कहलाएगा। वस्तु के आधार को स्थिर रखकर यदि स्पर्श रेखीय दिशा में प्रतिबल लगाया जाता है तब उसमें जो विकृति आती है उसको बोलते हैं स्पर्शीय विकृति, और इसको प्रदर्शित करते हैं डेल थीटा से। यदि कोई वस्तु ऐसे है, एक रफ्फा डायग्राम बनाता हूं मैं, इसके आधार ये रहा, इसके आधार को स्थिर रखकर मैं यहां से बल लगाता हूं, यहां से बल स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाऊंगा तो ये वस्तु कितने कोण से घूम जाएगी, थोड़े थोड़े कोण से, इतने कोण से घूम जाएगी आगे डायग्राम भी बढ़ेगा पूरा। जब मैं इसके आधार को स्थिर रखकर यहाँ से बल लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट हो जाएगी, घूम जाएगी, जितने कोण से घूमेगी, और वो क्या कहलाएगा, स्पर्शीय विकृति कहलाएगी। इधर सुनना, 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं जिनके कारण 3 प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है।
अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण लंबाई में होती है, तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। अभिलंब प्रतिबल के कारण आयतन में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। स्पर्शीय विकृति, जब वस्तु के आधार को स्थिर रखकर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाया जाता है तब जो विकृति उत्पन्न होती है उसे स्पर्शीय विकृति कहते हैं, और उसे डेल थीटा से या थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था अनुदैर्घ्य प्रतिबल दो प्रकार का होता है, तनन और संपीड़न। तनन प्रतिबल में तो क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, संपीड़न प्रतिबल में लंबाई में कमी होती है। तो विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति भी तो दो प्रकार की हो जाएगी, तनन विकृति और संपीड़न विकृति। तनन विकृति और संपीड़न विकृति दो प्रकार की हो जाएगी। अरे होगी या नहीं होगी, दो प्रकार की तो होगी। दो प्रकार की क्यों होगी, क्योंकि दो प्रकार का ही तो प्रतिबल होता है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल दो प्रकार का होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल दो प्रकार का होता है, तो विकृति भी तो दो प्रकार की हो जाएगी। अनुदैर्घ्य एक तो होगी तनन विकृति और एक होगी संपीड़न विकृति। तो तनन प्रतिबल के संगत, तनन प्रतिबल क्या होता है, लंबाई में वृद्धि करने वाला। तनन प्रतिबल के संगत जो विकृति उत्पन्न होती है वो तनन विकृति कहलाएगी, और संपीड़न प्रतिबल के संगत, संपीड़न प्रतिबल के संगत जो विकृति उत्पन्न होगी वो संपीड़न प्रतिबल कहलाएगी। और संपीड़न का मतलब लंबाई में कमी, ठीक है ना, ये बता दिया है। अब बात करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम ये कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा मैंने कल ही बताई थी कि वह अधिकतम सीमा जिस तक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, यानी कि इस सीमा के बाद यदि तुमने वस्तु पर से बाह्य बल हटा भी लिया तो वस्तु कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आएगी। यानी कि प्रत्यास्थ सीमा वह अधिकतम सीमा है जब तक कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बल को हटाने पर लौट आती है, उसके बाद नहीं आती अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तो हुक के नियम के अनुसार कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है ना। वो तो हो गई, जितना ज्यादा प्रतिबल लगाओगे उतनी ज्यादा विकृति उत्पन्न होगी उसमें, उतना ज्यादा उसके आकार और आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है, और यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, इसको बोलते हैं ई। और ई क्या है, ये तो आ गया। ई कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, और ये हो गया प्रतिबल बटे विकृति। ई कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, और ये हो गया प्रतिबल बटे विकृति। और भाई प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती है तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ मैंने बना दिया है, प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ बनेगा। यहां तो ले लिया मैंने प्रतिबल और यहां ले ली मैंने विकृति, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा, क्योंकि प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती है। और सीधे समानुपाती होता है तो मैं बता चुका हूं आपको, ग्राफ पढ़ा चुका हूं, ग्राफ हम पढ़ चुके हैं बेसिक ऑफ फिजिक्स में। प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। हुक के नियम में आएगा कि ग्राफ बनाना जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत लगने वाला प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती है, प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति हो जाएगा, ठीक है ना, बता दिया है। और ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रतिबल बटे विकृति। अब भाई इधर देख, तीन प्रकार के प्रतिबल थे, तीन प्रकार के प्रतिबल थे तो तीन प्रकार की विकृति थी। तो जब तीन प्रकार के प्रतिबल, तीन प्रकार की विकृति, तो तीन ही प्रकार के आएंगे, प्रत्यास्थता गुणांक आएंगे, ठीक है ना। तीन प्रकार के प्रतिबल थे, तीन प्रकार की विकृति थी, तो भाई प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने प्रकार के आएंगे, तीन प्रकार के आएंगे। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के आएंगे, तीन प्रकार के आएंगे।
और इधर सुनना प्रत्यास्थ गुणांक 3 प्रकार का। पहला होता है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, इसको y से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, इसको k से प्रदर्शित करते हैं या किसी किताबों में b से भी प्रदर्शित कर रखा है। तीसरा है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, और इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये नीटा है या थीटा जो भी बोल सकते हैं, नीटा या थीटा, इससे प्रदर्शित करते हैं। हम बात करेंगे यंग का प्रत्यास्थ गुणांक। 3 प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृति, तो प्रत्यास्थ गुणांक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक हो गए, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक है, उसमें सबसे पहला है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, और यंग का प्रत्यास्थ गुणांक सबसे पहला है। तो इधर देखना, इसमें कौन सा प्रतिबल आएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल कौन सा लेंगे इसके लिए? अनुदैर्ध्य प्रतिबल लेंगे और अनुदैर्ध्य ही विकृति लेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी? इधर देखना, मैं इसको यहां कर रहा हूं। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, इधर देखना, मैंने एक तार बना दिया है। ये तार है जिसकी लंबाई L है, इस पर बल लगा रहा हूं और बल लगाऊंगा तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। बल लगाऊंगा तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। बाद में बल लगाने पर इसकी स्थिति ऐसी हो गई, इतना तो ये पहले था और इतनी इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। ये L हो गया और ये हो गया डेल L, लंबाई में वृद्धि। अरे बल लगाऊंगा और बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो सभी जानते हैं एक तार था जिसकी लंबाई L थी, इस पर जैसे ही बल लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L हो गया। अरे डेल L ही तो हुआ है, लंबाई बढ़ गई ना डेल L। तो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे, कौन सा प्रतिबल काम में लेना है? अनुदैर्ध्य तो प्रतिबल काम में लेना है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहाँ लगता है? लंबाई के अनुदिश, तभी तो लंबाई बढ़ाई है, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य तो विकृति काम में लेनी है, अनुदैर्ध्य विकृति काम में लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो परिभाषा क्या होगी? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, सारा काम कहाँ हो रहा है? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक किसका होता है? वस्तु के पदार्थ का होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल के, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग का प्रत्यास्थ गुणांक कहा जाता है। इसे y से प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद ये डायग्राम बना रखा है कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, इस पर बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि डेल L हो जाती है। तो इधर देखना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा? कल ही मैंने बताया था, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है, ठीक है ना। ये तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो ये हो गया। और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? विकृति कौन सी है? लंबाई के अनुदिश। और बल भी कौन सा है? लंबाई के अनुदिश। और अनुदैर्ध्य विकृति होती है ये लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो बल बटे क्षेत्रफल होता है और अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई होती है। तो ये दोनों मान उठाकर यहाँ रख दो, तो भाई y बराबर क्या हो जाएगा? F बटे A डेल L, और ये L ऊपर चला जाएगा, रखेंगे तो ये तो आएगा F बटे A, और ये रखेंगे डेल L अपॉन L, तो डेल L और L ऊपर चला जाएगा। तो ये सूत्र आता है। F तो लगाया गया बल है, L प्रारंभिक लंबाई है, A उसका क्षेत्रफल है,
और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और डेल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि बल F बराबर क्या होता है, mg। यदि इसका द्रव्यमान m है तो F बराबर क्या होता है, mg होता है। F बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, y बराबर mg l अपॉन a डेल l, ये हो जाएगा। बल बराबर mg होता है तो mg l अपॉन a डेल l हो जाएगा बल, ठीक है ना। बल का फॉर्मूला लिखिए F बराबर mg, तो y बराबर mg l अपॉन a डेल l हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इधर देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, यदि इसकी त्रिज्या r है तो a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यदि ये वायर कैसा है, बेलनाकार, यदि वायर बेलनाकार है तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y बराबर mg l अपॉन पाई r स्क्वायर डेल l। r क्या है, इसकी त्रिज्या, वायर की त्रिज्या। यदि तार कैसा है, बेलनाकार है, तब उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ये वाला हिस्सा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर दिए यहाँ पर, तो ये भी सूत्र होता है, ठीक है ना। अब ये हो गया, सूत्र निकाल दिए सारे, इस फॉर्मूले से सूत्र निकाल दिए सारे। अब इसके मात्रक की बात करें, मात्रक इधर देखना, प्रतिबल का मात्रक मैंने कल ही बताया था, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है। प्रतिबल का होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अरे जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही तो y का मात्रक होगा, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही y का मात्रक होगा, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा क्या, जो कल बताया था वही तो होगा। न्यूटन का तो होता है m1 l1 t-2, और मीटर स्क्वायर का होता है l2। तो कल जो आया था वही आएगा m1 l-1 t-2। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होगा वो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा y का। और एक बात और है, यंग का जो प्रत्यास्थ गुणांक है वो ठोसों में लागू होता है। किस में लागू होता है, ठोसों में लागू होता है, ज्यादातर ठोसों में लागू होता है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक। तो ये यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हमने देख लिया था पहले वाला। मैंने कहा प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग का प्रत्यास्थ गुणांक कहा जाता है, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये होता है, अनुदैर्ध्य विकृति ये होती है, रख दिया, ये आ गया। और हम जानते हैं बल बराबर होता है mg। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये रख दिया। और हमने कहा कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यदि तार बेलनाकार है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर mg l अपॉन पाई r स्क्वायर डेल l। तो ये आ जाएगा। फिर विमीय सूत्र, और ये तो मैंने कल ही बता दिए थे, जो प्रतिबल के होंगे वो यंग के होंगे, और ये ठोसों में लागू होता है। तो तीन प्रकार के प्रतिबल, उनके संगत तीन प्रकार की विकृति, उनके संगत तीन प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक, हुक के नियम से आया ना ये, तीन प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक, जिनमें पहला यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हमने देख लिया। अब दो प्रत्यास्थ गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और अपरूपण गुणांक, ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।